देखिए क्वेश्चन नंबर 16। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए दिया है 2i माइनस 3j प्लस के, यानी हम इसको ले सकते हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट ले सकते हैं 2 माइनस 3 और 3। दूसरा बी दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k, यानी ये बी हम ले सकते हैं वर्टेक्स इसके 2, 2 और 3। और जो सी वर्टेक्स है ये हो जाएगा -1, 1 और 3। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हम एक ट्रायंगल बना लें। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ए कितना दिया है, ये ए मान लें, ये दिया है 2 माइनस 3 और 3, 2 माइनस 3 और 3 दिया है। दूसरा बी कितना दिया है, बी दिया हुआ है 2, 2 और 3। और सी जो है ये सी है -1, 1 और 3। तो पहले हम देखें ट्रायंगल किस टाइप का है। सबसे पहले जब भी आपके पास ट्रायंगल दिया रहे तो पहले हम उसकी लेंथ निकाल लें। चलो जब पहले लेंथ चेक कर लें। हम पहले लेंथ चेक करते हैं, लेंथ ए बी। तो लेंथ ए बी हम देखें तो कितना आ गया, ये हो गया √2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके पास √25, यानी ये हो गया 5। यानी ये लेंथ कितनी हो गई, लेंथ 5 हो गई। अब हम लेंथ ऑफ ए सी निकाल लें। लेंथ ऑफ ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, यानी ये भी आपका आ गया √25। इसका मतलब ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए सी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब लेंथ ऑफ ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो जब भी दोनों लेंथ इक्वल हैं तो हम यहाँ से जब भी एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी और ये हमेशा क्या होगा, इस पर 90 डिग्री बनाएगा। तो जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो डी के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, और डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये डी जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहीं पर हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें इसका, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दोनों का मिड पॉइंट, यानी 2 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2 और 3 प्लस 3/2, यानी डी के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एल डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए डी, यानी आपको ए डी का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अब देखें इसको हम, यदि हम यहाँ देखें कि जब ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए डी और ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो बी डी और डी सी के रेशियो के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। और आपको ए बी और ए सी दोनों मालूम है, दोनों क्या है, 5 और 5 है, यानी ये 1 होगा। तो इसका मतलब आपके पास बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी सी हो जाएगा। तो जब ये बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब है इस पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये डी जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ, अब क्या बोल रहा है, ये ए डी निकालना है। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब एल निकाल लें। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी, तो ये ए कितना दिया है, ए दिया है 2
-3 और 3, और डी इसका मिड पॉइंट क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 1/2, 3/2 और 3। तो इसकी लेंथ निकालने हम, तो ये जाएगा लेंथ ऑफ ए डी इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ, ये जाएगा 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया ये रूट ऑफ, ये मिल गया आपको 9/4 प्लस ये मिल गया 9 बाई यानी हो गया ये 6 9 81/4 और ये 0 यानी ये हो गया रूट ऑफ 90/4 यानी रूट ऑफ 45/2 हो गया। तो L कितना हो गया आपके पास, L जो है वो रूट ऑफ 45/2 हो गया। तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा 45/2 और यहाँ से 2L स्क्वायर की वैल्यू पूछा है ये, तो 2L स्क्वायर कितना हो गया, ये 45 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका 45। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू वाई एक्स का फंक्शन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y dx इक्वल 0। यानी आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये, तो dy dx में अरेंज कर लिया इसको वेरिएबल सेपरेशन में, तो ये हो गया आपके पास y कॉमन, तो y माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेशन में क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये तो फार्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे एक तो रूल ये है कि इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करें, या फिर ये देखें कि भाई डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्या हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स दिए हैं y और y माइनस 3, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 1/3 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 dy इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a, मतलब ये जाएगा 1/4 लॉग ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करें तो इसको सेपरेटली कर लें, y अपॉन होल और y माइनस 3 अपॉन होल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y माइनस 3 dy और माइनस ये y माइनस 3y अपॉन 3 कैंसिल होगा तो 1/y बचेगा, 1/y dy इक्वल टू 1/4 लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्म बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y माइनस 3 माइनस लॉग y इक्वल टू 1/4 लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस c। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की हम, तो ये फाइनली आपके पास मिलेगा 1/3 लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है लॉग a अपॉन b, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और ये प्लस c हो गया। अब यहाँ पे आपको c निकालना है, तो c निकालने के लिए देखो वैल्यू डाटा दिया होगा, डाटा क्या दिया है देखें, यहाँ पे दिया हुआ है ये x ग्रेटर देन 2 के लिए दिया हुआ है y4 इक्वल 3/2 और आपको y10 निकालना है। तो y4 इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या हुआ, y4 इक्वल टू 3/2 की मीनिंग हो गई कि आप x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3/2 यहाँ पे पुट कर दें और c निकाल लें, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये जाएगा लॉग, ये आएगा 3/2 माइनस 3 अपॉन 3/2 और इक्वल टू 1/4 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस c।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3 लॉग, ये हो जाएगा -3/2 अपॉन 3/2, 1/4 लॉग, ये हो जाएगा आपका 2/6 और प्लस सी। तो ये तो मोड में दिया हुआ है तो log 1 बन जाएगा, और log 1 कितना हो जाएगा, ये 0, यानी ये पार्ट पूरा 0 हो गया, यानी ये हो गया 0 इक्वल टू ये आ गया 1/4 log, ये आ गया आपका 1/3 और प्लस सी, यानी यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू मिल गई, ये मिल गई आपके पास सी कितना मिल गया, सी मिल गया -1/4 log 1/3, या इसको हम प्रॉपर्टी बेस ले सकते हैं, सी इक्वल टू 1/4 log 3। ये सी की वैल्यू मिल गई, इस सी की वैल्यू को उठा करके वापस फंक्शन में पुट कर दें तो आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/3 log y-3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log x-2 अपॉन x + 2 और प्लस ये 1/4 log 3। अब देखें आपको क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y10 की वैल्यू निकालना है। तो y10 निकालने के लिए हम यहाँ पे y10 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे x = 10 पुट कर दें, तो एट x = 10 में क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हम x = 10 और y को हम ऐसे ही रहने दें, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 log y-3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log, ये आ गया 10 - 2 अपॉन 10 + 2 और प्लस 1/4 log 3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें थोड़ा, तो ये हो जाएगा 1/3 log y-3 अपॉन y इक्वल टू 1/4, और देखें log a log b यानी log a भी हो जाएगा, तो सोच सकते हैं log a मतलब ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा इंटू 3, यानी ये मिल जाएगा आपको 1/3 log y-3 अपॉन y, ये मोड में रहेगा, इक्वल टू 1/4 log, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कितना, log 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, log 2। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, अब आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दिया है स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, और आपको वैल्यू ऑफ और x > 2 के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास x > 2 के लिए, यानी नेवर 0 मतलब क्या हुआ कि यदि x > 2 है तो dy/dx जो है वो हमें <0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 होगा नहीं ये। तो ये जो वैल्यू है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करें तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा आपका log y-3 अपॉन y इक्वल टू जाएगा 3/4, ये 3 यहाँ आ गया, ये हो गया log 2। और यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा मॉड ऑफ y-3 अपॉन y दैट इज log इक्वल टू log, प्रॉपर्टी लगा लें 2 की पावर 3/4, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ y, दोनों तरफ से log हटा दें तो ये हो गया y-3 अपॉन y का मॉड इक्वल 2 की पावर 3/4, यानी ये हो गया आपका 8 की पावर 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि x > 2 है और dy/dx जो है वो <0 है, यानी ये जो वैल्यू आपके पास है ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा, तो -y-3 अपॉन y ये इक्वल टू हो जाएगा 8 की पावर 1/4, यानी ये हो गया 3 - y इक्वल टू y इंटू 8 1/4, और यहाँ से यदि हम कॉमन ले लें y, तो y एक्चुअली क्या है, ये y x नहीं है, ये आपको पास वैल्यू निकालना था y10, तो y10 है, ये हो जाएगा 3 - 8 की पावर 1/4, और ये आपके पास माइनस है, तो यहाँ पे ये y3 प्लस ये प्लस हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना आएगा 3,
तो यहाँ से आपको पास y10 की वैल्यू मिल जाएगी 3 अच्छा यहाँ पे हम y लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 8⁻⁴। तो ये आपको y10 की वैल्यू मिलेगी। देखें ऑप्शन क्या है इसमें, ये आंसर है कि नहीं है। ऑप्शन देखें, ये 3 ये ऑप्शन ए दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E दिया हुआ है, एंड E2 द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² = 1 where a greater than b, which passing through the foci of the hyperbola. If E1 E2 = 1, यानी दोनों का जो इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट है वो 1 दिया है, then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through point 0, 2। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखें। x² / 16 - y² / 9 = 1, तो a = हो गया 4, b = हो गया 3। इसका इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है E1। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √1 + b² / a²। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 + 9/16। इसका मतलब यहाँ पे जो E1 है ये E1 हो जाएगा 5/4। ये सेंसिटिविटी आ गई आपकी हाइपरबोला की। अब इसका फोकाई निकाल लें, तो फोकाई क्या होते हैं, इसके फोकस क्या होते हैं, इसके फोकाई होते हैं हाइपरबोला के, ये हो जाते हैं ± AE और 0। तो E तो यहाँ पे E1 है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ±5 और 0। तो ये हो गए आपके पास फोकाई, किसके फोकाई हो गए, हाइपरबोला के फोकाई हो गई ये। इसका मतलब जो हाइपरबोला दिया हुआ उसके फोकाई दिए हैं ±5, तो ये जो इसको हम मान लेते हैं ये हो गया आपके पास फोकस इसका S, ये हो गया S, इसको ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा S', ये हो जाएगा -5 और 0। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसी फोकस से एक एलिप्स पास हो रहा है भाई, एलिप्स को पास कराओ, ये इसी फोकस से एक एलिप्स पास हो रहा है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका मतलब है जो हाइपरबोला का फोकस है वो इस एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लें, इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों एसेंट्रिसिटी का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, यानी मान लें लेट एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज E2। तो एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है E1 E2 का प्रोडक्ट दिया है 1, ये 1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 जो है वो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है और E2 जो है वो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है। तो ये कितना दिया है, E1 दिया है 5/4 इंटू E2 = 1। तो E2 कितना आ गया, E2 आ गया 4/5। तो ये एक चीज़ मिल गई आपको, यानी एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कितना मिल गया, 4/5 मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एलिप्स है वो दोनों फोकस से पास हो रहा है। तो ये दोनों फोकस से पास हो रहा है, तो ये एलिप्स के लिए क्या बन गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बन गई। मतलब ये बन गया A' और ये बन गया A, किसके लिए, एलिप्स के लिए। और आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स कितना होता है, ये होता है A' इक्वल होता है 2A। ये कितना हो जाता है आपका 2A। तो यहाँ पे जो A' है ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये टोटल जो लेंथ है ये टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 10। तो यहाँ पे A' इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। और ये 2A = 10 है, इसका मतलब A कितना मिल गया आपके पास, 5 मिल गया। अब आपको एलिप्स का B निकालना है। तो B निकालने के लिए आप मान लो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम मान लेते हैं कि x² / a² + y² / b² = 1। और यहाँ पे दिया हुआ है कि A जो है वो ग्रेटर देन B है। इसका मतलब b² कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा A² 1 - E2 का स्क्वायर, क्योंकि E आपके पास मिल गया है। E कितना है, 4/5।
तो यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल लें, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 और 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर हो जाएगा ये 25 और ये जाएगा 25 माइनस 16/25। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से b कितना मिल गया, b मिल गया आपके पास 3 मिल गया भाई, b मिल गया 3, a मिल गया, a कितना मिल गया है 5। अब इससे आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिला, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास एलिप्स मिल गया। यानी अब आपका फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास अब एक एलिप्स मिल गया है, ये समझ लो एलिप्स मिल गया भाई, ये एलिप्स है। अब इस एलिप्स में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चंस में आए। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। यानी 0, 2 का मतलब ये हुआ कि ये यदि हम यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 5, 0, ये वाइटेक्स हो जाएंगे दोनों -5, 0 और इसके पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, ये 0 और 3 और ये हो जाएगा 0 और -3 और ये तो 0 है ही। अब यहाँ पे बोल रहा है तो 0, 2 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक लाइन किसके पैरेलल आपको ड्रा करना है, ये पैरेलल करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करना है और ये पॉइंट आप 0, 2 से पास हो रहा है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, ये y इक्वल 2 हो जाएगा। और ये y इक्वल 2 जो है ये पॉइंट में कहाँ कट कर रहा है, तो हमें ये लेंथ जो निकालना है ये ए बी की लेंथ निकालना है। तो ये आपके पास ए में और बी में कट कर रहा है, मतलब आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करें, इस एलिप्स को y इक्वल 2 के साथ सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था, ये x²/25 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं y इक्वल टू 2 के साथ। तो y इक्वल 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²/25 इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 4/9। तो x²/25 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, अब 9 माइनस है 4 यानी हो जाएगा 5/9 और x² हो जाएगा 5 इंटू 25/9। यानी आप देखें यहाँ पे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे ±5√5/3। ये आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5√5/3 और 2 और ये b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -5√5/3 और ये भी 2। अब ये टोटल लेंथ यदि आपको निकालना है यानी टोटल लेंथ ऑफ ए बी निकालना है तो ये देख रहे हैं भाई ये टोटल लेंथ है। इसका मतलब ये डायरेक्टली आपको लग रहा है कि जो पॉइंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि ए पॉइंट कितना मिल गया, मान लो हम ए पॉइंट यहाँ पे लिखे तो क्या लिखे, ये हम लिखे 5√5/3 और b मिल गया -5√5/3 और 2। तो टोटल जो आपके पास लेंथ ऑफ ए बी है ये ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इसका जो है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 5√3/3 यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10√5/3। तो टोटल जो लेंथ होगी इसकी इस ए बी की, ये टोटल लेंथ इस 5√5/3 का ट्वाइस हो जाएगा। तो देखें 10√5/3 आंसर है कि नहीं है, 10√5/3 आंसर है थर्ड। तो इसका आंसर थर्ड होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अल्फा इक्वल दिया है 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल और बीटा इक्वल दिया है 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। यानी हमें यहाँ पास अल्फा की वैल्यू कितनी दिया है, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24
यानी ये दिया है 24 फैक्टोरियल अपॉन, और ये दे दिया है आपके पास 4 फैक्टोरियल की पावर, इसको मिल सकते हैं 6। बिल्कुल सिमिलर यहाँ ले सकते हैं, ये 120 का फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल की पावर, ये हो जाएगा 24। तो ये दिया हुआ है। अब यदि आप देखें कि अल्फ़ा इक्वल टू 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल पावर 6, इसकी मीनिंग क्या है भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट 24 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू दी 6 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। यही मतलब हुआ इसका। मतलब इसको हम लिखें यदि कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 24 ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू कितने में टोटल? ये पावर 6 मतलब क्या लिखेंगे आप? 6 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। यही मतलब होता है इसका भाई। यानी टोटल 24 ऑब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 6 ग्रुप में। और अब एक एक ग्रुप में कितने कितने लोग हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। क्या हो गया ये? इसका यदि हम बोलें कि 24 ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्वल टू, इसको बोलेंगे 24 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4, एक एक ग्रुप में 4 लोग हैं की पावर, टोटल 6 ग्रुप्स हैं, और इनटू ये 6 फैक्टोरियल होगा। और ये क्या होगा? ये आप देख रहे हैं कि ये एक इंटीजर आपको नेचुरल नंबर मिलेगा भाई, तो उसका ये पार्ट है। यदि ये इंटीजर है तो इसका भी ये क्या होगा? ये इंटीजर ही होगा। तो ये पार्ट इंटीजर हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम बीटा के बारे में देखें यदि, कि बीटा क्या बोल रहा है? ये बीटा बोल रहा है 120 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल पावर 24। इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लें हम भाई, लेट सपोज कर लें, लेट 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 24 ग्रुप्स इन 20, ये पावर क्या शो कर रहा है? इतने ग्रुप हैं, 24 ग्रुप्स ऑफ कितने? 5 ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। तो यदि हम 120 लोगों को डिवाइड करें 24 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में कितने कितने लोग हैं? 5 हैं, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? इसका जो होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा 120 फैक्टोरियल, मतलब 120 लोगों को 24 ग्रुप्स में, एक एक ग्रुप में 5 लोगों को लेकर के हम बनाएं, तो ये जाएगा 24, और ये हो जाएगा 24 का फैक्टोरियल। ये देख रहे हैं आप। तो ये पार्ट आपको बीटा दिया हुआ है, और ये डिवाइडिंग बाई 24 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा n। यानी हम देख सकते हैं कि अल्फा भी नेचुरल नंबर है और बीटा भी नेचुरल नंबर है। दोनों क्या होंगे? दोनों जो वैल्यू निकलेगी दोनों नेचुरल नंबर होंगे। तो यहाँ देखें आप, इसका ऑप्शन जो होगा वो दोनों नेचुरल नंबर, इसका मतलब इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल 2i + 2j + k। वेक्टर बी का दिया हुआ है i + 2j + 2k, और वेक्टर सी का दिया हुआ है 2i + j + 2k। लेट L1, L2, L3 आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल
ऑन द साइड ए बी बी सी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो आपको L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर सबका सम निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वर्टेक्स दिए हुए हैं 2i 2j 2k, तो हम कोऑर्डिनेट फॉर्म मिले हैं तो ये हो जाएगा 2 2 1। b कितना हो जाएगा 1 2 और 2, और जो c होगा ये हो जाएगा 2 1 और 2। यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है। मान लें भाई ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, ये हम एक ट्रायंगल मान लें कि ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। इसके वर्टेक्स देख लें, ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास 1, ए दिया हुआ है 2 2 1, बी दिया हुआ है 1 2 और 2, और सी दिया हुआ है 2 1 और 2। तो जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हो तो पहले हम उसकी लेंथ निकाल लें। लेंथ निकाल के चेक कर लें कि भाई ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है कि स्केलर है, क्या कौन सा ट्रायंगल है ये। तो सबसे पहले उसकी लेंथ निकालना चाहिए। तो हम उसकी पहले लेंथ निकाल रहे हैं। हम ले लें पहले ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 मतलब हो गया 0 स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1 - 2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया आपके पास 1 + 1, यानी ये हो गया रूट 2। अब चेक करें ज़रा, ए सी चेक कर लें, लेंथ ऑफ ए सी चेक करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 0 + 1 + 1, यानी ये भी देखो रूट 2 आ रहा है। फिर बचा बी सी। यदि हम बी सी की लेंथ ले लें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी ये भी हो गया 1 + 1, यानी ये भी कितना हो गया रूट 2 हो गया। देखें यहाँ पे, यानी आपके पास लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी इक्वल कितना आ गया रूट 2। यानी ये ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल क्या बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल हो गया भाई। तो जब कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो आपको मालूम है कि भाई जितने भी पॉइंट होते हैं, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सभी कॉन्साइड हो जाते हैं। और सभी कॉन्साइड हो जाते हैं तो सबसे बेटर वे होता है निकालने का कि भाई सबसे इजी क्या होता है, यानी ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका सर्कम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा। तो सबसे बेटर वे होता है हम इसको सेंट्रॉयड मान लें, क्योंकि सेंट्रॉयड इजी निकल आता है। तो यदि हम सेंट्रॉयड जी निकाल लें तो जी आप क्या हो जाएगा, ये जी कितना हो जाएगा ये भाई x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3, यानी कितना हो गया देखें ये हो गया 2 + 1 + 2/3, ये हो गया आपके पास 2 + 2 + 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 + 2 + 2/3, यानी ये जो पॉइंट आपको मिलेगा जी ये मिल जाएगा 5/3, 5/3 और ये 5/3, यानी आपके पास जो जी मिल गया ये आपके पास कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 5/3, 5/3, 5/3। तो हम यहाँ लिख लें भाई, तो इसको हम सेंट्रॉयड मान लेते हैं, क्योंकि सेंट्रॉयड कॉन्साइड होता है ऑर्थो सेंटर इन सेंटर से। तो ये हो जाएगा 5/3, ये 5/3 और ये 5/3। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये जो सेंट्रॉयड दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया हुआ आपके पास ऑर्थो सेंटर दिया है। तो चलो हम इस ऑर्थो सेंटर को सेंट्रॉयड मान लें। तो यहाँ से आपके पास आपकी लेंथ निकालना, मतलब ये जी से यदि हम यहाँ देखें तो ये m मान लें, यहाँ पे यदि हम निकाल लेंगे तो इसको हम n मान लें, और इसको यदि हम बोलें ये p निकाल लें। तो हमको ये g से m, g से n और g से p का लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए पहले हमको m, n और p के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे।
और आपको ये भी मालूम होता है भाई, जब ये सेंट्रॉइड हो गया तो यहाँ से GM की वैल्यू और यहाँ से GP की वैल्यू और GN की वैल्यू क्या होती है, सब सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी है। तो हम कम से कम M कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब ये M कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब यहाँ देखें, यदि आपको M कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे आपके पास जो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल क्या था, ये था ABC, और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है, तो ये सेंट्रॉइड माना तो ये आपका मीडियन बन गया। ये क्या बन गया, मीडियन बन गया। तो मीडियन बन गया तो आपको मालूम है सेंट्रॉइड जो होता है वो वर्टेक्स और ये पॉइंट को किस में डिवाइड करता है, ये 2⁻1 में डिवाइड करता है। तो हम इसको 2x और x मान लें कि 2x और x के रेशो में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन 2⁻1। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब आपको A मालूम है, G मालूम है, तो ये जो AG है, ये AG कितना हो जाएगा, ये AG हो जाएगा 2x, और आपको AB मालूम है, GB मालूम है। A कितना है, A आपके पास कितना था, देखें यहाँ पे A था आपके पास 2 to 1, A कितना था 2 to 1, और G कितना है, G है 5/3, 5/3, 5/3। तो हम यहाँ पे AG = 2x = AG ले लें, लगा लो, डिस्टेंस निकाल लो जरा AG का। तो ये हो जाएगा 5/3 - 2 का स्क्वायर, 5/3 - 2 का स्क्वायर, 5/3 - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/9 + 1/9 + 4/9, मतलब ये हो गया √6/9, यानी ये हो जाएगा √2/3। अब 2/3 मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई वैल्यू 2x की। तो 2x = आ गया √2/3। तो x कितना होगा, 1/2 × √2/3। इसका मतलब यहाँ पे x = आ गया 1/√6 आ गया। ये कितना आ गया, 1/√6। तो x यदि 1/√6 है तो x का डिस्टेंस तो ये हो गया भाई, G से M का डिस्टेंस, ये भी और ये भी, ये n है, ये p मान लें। तो इसका मतलब है ऑर्थो सेंटर से या सेंट्रॉइड से मीडियन का डिस्टेंस कितना होगा, 1/√6 होगा। तो वही L1 दिया हुआ है, L1 = या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि GM कितना दिया है, GM दिया है 1/√6, ये = GN हो जाएगा और ये = GP हो जाएगा। और इसी को L1, L2, L3 डिसाइड किया है। तो यहाँ पे L1 = L2 = L3 = 1/√6। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है L1² + L2² + L3², यानी ये हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी हो जाएगा टोटल 3/6, यानी 1/2। तो इसका जो परपेंडिकुलर का सबका सम जो होगा वो 1/2 आएगा, तब इसका आंसर 2 होगा। 21. The mean and standard deviation of the 15 observations were found 12 and 3 respectively. यानी मीन कितना दिया है, मीन दिया हुआ है x बार इक्वल दिया है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3। तो मीन का मतलब ये हुआ कि सिग्मा ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा xi अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 15 हैं, तो ये हो जाएगा /15 = 12। इसका मतलब सिग्मा xi = हो गया 15 × 12, यानी ये सिग्मा xi हो गया, सभी ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो आ गया 180। तो एक पार्ट ये आगे आपके पास आ गया। बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन भाई, ये होता है रो का स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये कितना दिया है, तो दिया है रो स्क्वायर मतलब ये जाएगा 9, सिग्मा xi का स्क्वायर आपको निकालना है अपॉन n कितना दिया है टोटल, ये 15 से, और माइनस x बार अभी आपने ये दिया हुआ है 12, तो जाएगा 12 का
स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय 15 इक्वल टू हो जाएगा ये 9 प्लस 144, यानी सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 153 इंटू 15। तो ये हम इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना हो गया, ये 153/15 हो गया। अब यदि हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें तो क्या बोल रहा है, ऑन रिचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज रीड एज 10 इन प्लेस ऑफ 12। यानी उसको हम रिचेक किए तो हमने क्या पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, जबकि वो क्या था, 12 था। इसका मतलब ये हुआ तो सिग्मा एक्स आई करेक्टेड कर लें इसको। तो इसको हम लिखें सिग्मा एक्स आई, ये कौन सा होगा, इसको हम बोलते हैं करेक्टेड। तो करेक्टेड करेंगे तो टोटल कितना था, ये 180 था। अब इसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो था वो हमने रॉन्ग पढ़ लिया। रॉन्ग क्या था, 10 था, और होना क्या चाहिए था, 12 होना चाहिए था। तो इसका मतलब जो आपके पास करेक्टेड सम था, यानी जो करेक्ट सम बोले इसको, करेक्ट सम कितना आ गया, ये आ गया आपको 10 हुआ तो ये हो गया 182 हो गया। ये आपका करेक्ट सम हुआ। तो करेक्ट सम जब 182 है तो करेक्ट मीन निकाल लें। तो ये आपका जो करेक्ट मीन आया, करेक्ट मीन ये कितना हो गया भाई, टोटल सम डिवाइडिंग बाय टोटल ऑब्जर्वेशन एंड 15, यानी आपके पास जो एक्स बार आ गया, एक्स बार को हम न्यू बोलें, न्यू एक्स बार आया, ये कितना आ गया, ये आ गया 182/15। और इसी को क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसी को क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस वन ऑब्जर्वेशन प्लेस इन म्यू, इसी को क्या बोला है, म्यू बोला है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, आपका म्यू हो जाएगा। तो म्यू कितना आ गया, 182/15 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हमें करना पड़ेगा भाई, कि ये जो आपके पास सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आया, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका ओल्ड है। ये क्या है, ओल्ड है, क्योंकि ओल्ड ये था, यानी ये जो सिग्मा बार आपने लिया था ये भी क्या था, ये ओल्ड था। यहाँ पे ओल्ड कितना आया है, ये आया है 153/15। अब इसको हम न्यू लेके आए तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा भाई, सेम चीज़ करनी पड़ेगी, यानी हमें करना पड़ेगा सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यानी ये भी कौन सा, करेक्ट वाला, करेक्टेड। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 153/15 टोटल था। इसमें क्या करेंगे हम, -10 स्क्वायर को माइनस करेंगे और +12 स्क्वायर को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो जो रॉन्ग डाटा था वो 10 था, तो 10 का स्क्वायर हमने माइनस किया और 12 स्क्वायर को प्लस किया। तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 153/15 -100 और +144। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये कितना आ गया, 153/15 और प्लस आ गया 44। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये जो आई है दैट इज करेक्टेड। ये कौन सा है भाई, आपका करेक्टेड है, ये करेक्टेड आया। अब यदि हम न्यू वेरिएंस निकालें भाई, न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये फार्मूला तो वही रहेगा, रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन मतलब 15 है, माइनस ये मीन, ये वाला न्यू वाला, तो ये म्यू का स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे आपके पास टोटल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय 15। और सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आपने निकाला ही, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो ये जाएगा रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई कितना आया है, 153/15 और प्लस 44 बाय ये 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई। देखो ये जो वैल्यू आपके पास मिली, ये मिल गई किसकी, रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब आप देखें ज़रा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 टाइम्स ऑफ
म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की वैल्यू निकालो। यानी हमें वैल्यू क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है 15 म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 इंटू रो कितना है, रो देखेंगे तो रो मिलेगा आपको 182/15। यही रो है, देखो यहाँ पे रो यही है 182/15। और इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू कितनी मिली है, प्लस 153 इंटू 15 प्लस 44/15 हो गया ये। तो यदि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या मिल गया, ये टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 182 प्लस 153 इंटू 15 प्लस 44/15। और बाहर भी यहाँ पे क्या है, ये 15 दिया है, तो 15 कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हो गया 182 प्लस 44 और प्लस हो गया ये 153 प्लस 15। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 2521। यानी इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2521 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ द रीजन xy 0 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12b। एरिया क्वेश्चन है ये। यानी आपके पास दो कर्व दिए गए हैं। एक कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू मान लें एक कर्व 2x है और दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये तो आपके पास भाई, ये आपके पास तो पैराबोला है, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यानी ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है और ये y इक्वल टू क्या दिया है, 2x दिया है। तो एक काम करते हैं, दोनों कर्व को ये क्या दिया है, एक दिया है आपको पैराबोला और ये आपके पास क्या है, सिंपल लाइन है। तो हम दोनों कर्व को सॉल्व करके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन में 1 ले लो, इसको 2 ले लो। हम दोनों 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो दोनों से y को इक्वेट कर दो। तो y को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 4x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास x इक्वल 0 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। तो पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 0, y x इक्वल टू 4। तो आपके जो पॉइंट्स मिलेंगे तो ये मिल जाएंगे 0 0, पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में। दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 4 और 4। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखें जरा ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो आपको मालूम है ये y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बनता है भाई, आपको मालूम है डाउनवर्ड पैराबोला जो है ये आपका ये डाउनवर्ड पैराबोला कहलाता है इसको, और ये अपवर्ड पैराबोला कहलाता है। अब डाउनवर्ड पैराबोला में यानी x यदि नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का यदि कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड है। अब एक काम करें, यहाँ पे y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, हम यदि यहाँ पे y इक्वल 0 पुट कर दें, यानी यदि y इक्वल टू आपको 6x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यदि यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट करें तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व है वो डाउनवर्ड पैराबोला का शेप है और ये जो है वो x एक्सिस में 0 में और ये 6 0 में क्या करेगा, ये कट करेगा। तो ये ग्राफ बन गया सिंपल वे में। अब दूसरा दिया हुआ है आपके पास y इक्वल टू दिया है 2x। ये तो स्ट्रेट लाइन है भाई, कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ये। तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये y इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। तो ये 0 0 हो गया और ये जो पॉइंट आप दिख रहा है ये पॉइंट कितना आ गया, ये आपका 0.4 हो गया। यानी पॉइंट क्या होगा, 40। अब क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू बोल रहा है मिनिमम ऑफ किसका 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर में। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो डाउटफुल पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पे जो करेक्टेड पॉइंट जा रहा है वो 0 से 4 और 4 से 6 जा रहा है।
तो पहले हम देखेंगे y इक्वल टू, तो यहाँ पे y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि दोनों मिनिमम कौन सा है भाई, इन दोनों मिनिमम ये है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिनिमम पार्ट मिल रहा है, ये आपको मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। देखें ये पॉइंट आपका क्या है, मिनिमम है। ये पॉइंट क्या मिला आपको, मिनिमम मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम क्या है, ये है y इक्वल 2x। तो ये 2x मिला, कहाँ से कहाँ तक, 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 4 तक मिला ये। अब इसके बाद इन दोनों मिनिमम देखें, यदि हम इन दोनों मिनिमम देख लें, दोनों मिनिमम ये मिल गया आपको। देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये मिनिमम है। तो अब यहाँ पे हम देखें मिनिमम, तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है y इक्वल टू, ये पार्ट किसका है देखें, ये है y इक्वल टू 2x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो यहाँ पे जाएगा ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक भाई, ये 4 लेस इक्वल टू x, क्योंकि आपके पास जो बाउंडेड एरिया बोल रहा है, तो बाउंडेड एरिया कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, बाउंडेड एरिया जो, क्योंकि आपके पास y ग्रेटर को 0 दिया हुआ है, तो ये 6 तक है। यानी आपको टोटल ये वाला पोर्शन, ये एरिया जो है, ये एरिया आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट इज A, ये हो जाएगा। तो आप देखना है पहले तो आपके पास ये ट्रायंगल दिख जा रहा है, देखो यहाँ पे ये ज़्यादा ये आपको करना है। तो देखें ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल आपके पास मिल गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, इसकी लेंथ हो गई 4, और ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा आपको 4, और ये मिल जाएगा 4 और 8 मिल जाएगा, ये 4 और 8 मिल जाएगा। मतलब इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी 8 होगी, और ये लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलें पहले, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस कितना है, बेस 4 है, इंटू 8 प्लस, अब ये पार्सन ले लें, तो ये हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले लें यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे, 4 से 6 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो ये हो जाएगा 4 to 6 y इंटू डी एक्स। तो y की वैल्यू क्या है, ये है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, ये हो गया 2, तो ये आ गया 16 प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, अप्लाई कर दें लिमिट हो जाएगी ये 4 to 6 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लें, तो a इक्वल टू 16 प्लस, ये यहाँ से कैंसिल हो गए, 3 आ जाएगा, यानी जाएगा 3। तो हम डायरेक्ट करते हैं भाई यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करोगे आप, तो a इक्वल टू हो जाएगा ये 16 प्लस 3, ये आ जाएगा 36 माइनस 16 माइनस 1/3, जाएगा 216 माइनस 64। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 प्लस 3, ये बचा आपके पास कितना बच गया 20, यानी हो गया 60 माइनस 1/3, ये माइनस कर दिए 64, तो ये हो गया 152। तो ये हो गया 16 प्लस 60 माइनस, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 152/3, यानी a इक्वल टू आ गया 76 माइनस 152/3। तो यहाँ से a मिल जाएगा आपको 76/3 मिल गया। देखो, लेकिन आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 12a की। तो 12a इक्वल हो जाएगा 12, और a की वैल्यू कितनी होगी 76/3। तो ये टोटल मिल जाएगा आपको 304, यानी इसका जो बाउंडेड एरिया आएगा, ये बाउंडेड एरिया कितना होगा, ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा आपका 304 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। A इज द मैट्रिक्स 2/2।
I is the identical matrix, and if the roots of the equation a minus xi equal 0, b minus 1 and 3, then the sum of the diagonal elements of the matrices a square. यानी आपके पास यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस एक्स आई इक्वल 0. तो मान लें हम कि लेट a एक 2x2 की एक मैट्रिक्स मान लें. ये हमने मान लिया a b c d, और यहाँ दिया हुआ है एक्स आई, यहाँ पे x और i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है. तो ये हो जाएगा x 0 0 और ये x. अब ये इक्वेशन में इसको हम पुट कर दें तो यहाँ पे क्या पहले भी निकाल लें, यहाँ पे वैल्यू a माइनस एक्स आई. तो ये हो जाएगा आपका a मतलब हो गया a b c और d माइनस एक्स आई. ये हो गया x 0 0 और x. दोनों मैट्रिक्स को आप सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा b, ये c और ये हो जाएगा d माइनस एक्स. तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये हो गई आपको a माइनस एक्स आई की मैट्रिक्स वैल्यू हो गई, a माइनस एक्स बी सी और d माइनस एक्स. अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लें. डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आएगा a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस एक्स डी माइनस एक्स माइनस बी सी. इसको सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ए डी माइनस बी सी. मतलब ये हुआ कि a माइनस एक्स आई के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी. अब देखें आप, अब यहाँ पे ये इक्वेशन आपको डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई की वैल्यू आपको मिल गई. अब यहाँ देखिए a इक्वल दिया हुआ है a b c d. यदि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लें तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी. ये वैल्यू मिल गई आपको डिटरमिनेंट ऑफ a की. और यदि हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ a निकाल लें, ट्रेस ऑफ a क्या होता है, ट्रेस ऑफ a होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ a. तो ट्रेस ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस डी हो जाएगा. ट्रेस ऑफ a कितना हो गया, a प्लस डी हो गया. तो आप यदि ये जो आपके पास इक्वेशन निकला है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई की वैल्यू निकली है, इसमें आप देखें ये जो a प्लस डी है ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रेस ऑफ a है, सम ऑफ डायगोनल्स. और जो ए डी माइनस बी सी निकला है ये जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है. तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 1 मान लें. अब अगला पार्ट देखें क्वेश्चन का क्या है. अगला पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है जिसके रूट्स क्या दिए हैं, वोज रूट्स आर -1 और क्या दिया है, 3 दिया है, -1 एंड 3. तो आपको मालूम है भाई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स -1 और 3 हैं. तो क्या होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स होगा यहाँ पे x इंटू -1 प्लस 3, और फिर होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो ये क्या हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये आपका मिल गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, -1 और 3 हैं. इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है. अब यहाँ पे हम, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस एक्स आई के जो रूट्स हैं वो -1 और 3 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों सेम ही हैं. तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे यदि यहाँ पे हम कंपेयर कर लें तो a और d से, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a प्लस डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2. a प्लस डी कितना मिल गया, 2 मिल गया. और ए डी माइनस बी सी ये मिल गया आपको इक्वल टू, ये कितना मिल गया, ये मिल गया आपको -3. तो ये दो वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई. अब
जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को a माइनस एक्स आई को, ये इसका दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो क्यों ना हम देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई करा दें, यानी हम बोल सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई, क्या करेगी इसको, वो सेटिस्फाई करेगी। मतलब आपका जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, इसको मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए हम जो सपोज किए हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 3, तो इसको हम 3i कर सकते हैं भाई, i एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ ट्रेस ले लें, क्योंकि आपको निकालना है a प्लस डायगोनल का सम। आपको जब डायगोनल का सम निकालना है यानी a और d, तो a और d का जो डायगोनल का सम होता है वो ट्रेस ऑफ a है। तो हम क्यों ना यहाँ पे दोनों तरफ ट्रेस ऑफ a ले लें। तो यहाँ पे यदि हम ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दोनों तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ 2a प्लस 3i। तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ये ट्रेस ऑफ 2a प्लस ट्रेस ऑफ ये हो जाएगा आपका 3i। अब यहाँ पे आपको बात प्रॉपर्टी मालूम है कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी कितना होता है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी होता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो डायरेक्ट इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ आई हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी और होती है कि ट्रेस ऑफ के, जहाँ पे के कांस्टेंट है तो के आउटसाइड चला जाता है, के ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए, और ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए का मतलब यहाँ देख रहे हैं ये जो a प्लस डी निकला है एक्चुअली ये ट्रेस ऑफ ए ही है। तो ये कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और ट्रेस ऑफ आई मतलब ये निकालने थी, हमारे पास आई एक मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 1 है। तो इसका जो ट्रेस ऑफ ए होगा ट्रेस ऑफ आई होगा, तो ये इसका सम हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया ट्रेस ऑफ आई, ये भी कितना हुआ 2 हुआ, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का सम कितना हो गया, ये इक्वल टू आ गया 10। तो इसका जो आंसर है यही पूछा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। देखें यहाँ पे ये जो बोल रहा है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ट्रेस, यानी इसी को बोलते हैं ट्रेस, यानी ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है L1 मान लें 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, दूसरी लाइन L2 6x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0, एंड थर्ड लाइन अल्फा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल 0। ये तीनों लाइन बोल रहा है डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल SP, यानी क्या बोल रहा है, ये इज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि या फिर ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट होंगी या फिर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यही होगा इसका मतलब कि भाई तीनों लाइन जब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है, मतलब दीज लाइंस कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि ऑल 3 लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, और या फिर तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। तो ये केस बनाने के लिए हम पहला केस लेके चलते हैं, केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 कि इफ लाइंस आर कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन कंडीशन दे होती है। देखें आप, यदि आपके पास 3 इक्वेशन दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0।
और लाइन्स आर कॉन्करेंट हैं, तो उनका जो डिटरमिनेंट, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के, उनका डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि इनका डिटरमिनेंट जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो यही कॉन्सेप्ट हम 3 लाइन्स में लगा लें तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 2 - 1 3, 6 3 1, अल्फ़ा 2 और -2। इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा -6 और -2, फिर आएगा ये +1। इसको हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लिया जाए तो -12 माइनस अल्फ़ा और फिर होगा +3, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 3 अल्फ़ा = 0। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया -16, ये -12 और ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस 36 माइनस 9 अल्फ़ा = 0, और ये हो गया -10 अल्फ़ा प्लस 8 = 0। यानी यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 8/10। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा = एक पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा कितनी हुई, 4/5 हुई, जब ये तीनों लाइंस आपस में ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगी। ये पहली कंडीशन हो गई आपकी। अब दूसरी कंडीशन है कि मान लो लाइंस क्या है आपस में, केस 2 लेके चलें। केस 2 में इफ़ लाइंस आर पैरेलल ले लें, तो पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब उनके सभी के स्लोप जो हैं आपस में सेम होगा। मतलब स्लोप ऑफ L1 = स्लोप ऑफ L2 = स्लोप ऑफ L3। तो सभी के स्लोप निकाल लें भाई। स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 हम देखें, यदि यहाँ पे इन सभी के स्लोप निकाल लें, यदि हम स्लोप ऑफ L1 देखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2। स्लोप ऑफ L2, दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा -2 और तीसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा -α/2। तो यहाँ पे यदि हम पुट कर दें तो ये स्लोप हो जाएंगे आपके 2 = -2 = -α/2। तो अब आपको स्लोप अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को इक्वेट करेंगे। मतलब पहला हम कंडीशन लेंगे α/2 = 2 और -α/2 = -2, क्योंकि जो तीसरी लाइन अल्फ़ा के लिए है उसको बताना है कि वो कॉन्करेंट है कि पैरेलल होगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल कितना हो गया, अल्फ़ा हो जाएगा ये -4 और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा = मिल गया -4, अल्फ़ा = मिल गया 4 और एक वैल्यू और क्या मिली थी, अल्फ़ा = मिल गया था आपको 4/5। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन सब का सम निकाल। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, तो यहाँ पे P को दिया हुआ है सबका सम, यानी ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। तो इसको नहीं सॉल्व करें हम P को, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16/25 और ये P = हो जाएगा ये 32 प्लस 16/25। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसकी बॉक्स की वैल्यू निकालो, तो बॉक्स ऑफ P का मतलब ये हो गया बॉक्स ऑफ 32 प्लस 16/25। तो ये तो डेसिमल में होगी वैल्यू, ये 16/25। इसका मतलब बॉक्स ऑफ P की जो वैल्यू है, डिजिटल वैल्यू जो है इसकी, वो क्या आएगी, 32 ही आएगी। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा की जो कंडीशंस हैं वो कितना होगा, ये 32 होगा। इसका आंसर 32 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻² 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x⁻² 2008 और 1 + x + x² 2007। हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻² 2012 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप ये पावर दिया है 2008, यहाँ दिया है 2007। अब ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे जो इसका बेस दिया है 1 - x और यहाँ दिया है 1 + x + x²। तो तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई ये तो फैक्टर्स किसके हैं, 1 - x 1 + x और x², ये 1 - x³ के हैं। तो हमें पहले इसमें 1 - x³ बनाना चाहिए। तो पहले दोनों पावर को हम सेम करें, तो यहाँ हम ले सकते हैं 1 - x और ये हो जाएगा 1 - x⁻² 2007 और ये हो जाएगा 1 + x + x² 2007। इससे क्या होगा,
ये 1 माइनस एक्स बाहर आ गया और इसको ले सकते हैं हम 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगा 2007। ये फैक्टर बन गया अभी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007। तो ये एक पार्ट हो गया पहले। तो अब आप देखें इसको, अब इसको हम क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 इंटू आएगा तो कितना होगा, ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 2007। अब देखें आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2012, ये 12 निकालना है। अब देखें यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, यानी हमें इस एक्सप्रेशन में इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2012 निकालना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन के लिए क्योंकि एक एक्स आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2011। अब यहाँ देखें, यहाँ निकालना है 11 और यहाँ निकालना है 12। तो ये भाई जब एक्स क्यूब का हमें कोफिशिएंट निकालना है तो ये जो 2012 है ये ज़रूर एक्स क्यूब से डिविजिबल होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए उससे। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में यानी इन दिस एक्सपेंशन 2012 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जब 3 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब है कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 2012 नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2012 इज कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे आते हैं। यदि यहाँ पे हम देखें कि हमको 2011 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी हम यहाँ ही बोल सकते हैं कि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीपल नहीं है भी। 2011 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि 2011 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2011 इज क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, पूरा 0 आएगा। 0 मतलब ये हुआ कि आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2012 कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। अब देखें इसी क्वेश्चन की दूसरी मेथड भी आपको हम डिस्कस करते हैं। ये 1 माइनस एक्स क्यूब या 2007, यहाँ तक तो स्टेप क्लियर रहेगा। यहाँ तक हमने स्टेप क्लियर किया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम ये 2007 1 माइनस एक्स की पावर 3 पावर होल पावर 2007 को स्पेंड कर दे रहे हैं। इसमें लगा दे रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 2007 कॉम्बिनेशन 0 माइनस 2007 कॉम्बिनेशन 1 एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम ले लें जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स आपको मालूम है कि x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म्स क्या होता है, टी आर प्लस 1 n कॉम्बिनेशन r x रेज़ टू पावर r और y की पावर n माइनस r। तो यहाँ पे देखें, अब चूंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे -1 की पावर r यहाँ आ गया। 2007 कॉम्बिनेशन r, x क्या है, x क्यूब है की पावर r और ये 1 है तो 1 की पावर 2000 माइनस r। तो ये तो 1 ही हो गया। तो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आई, -1 माइनस एक्स -1 रेज़ टू पावर r 2007 कॉम्बिनेशन r और x की पावर 3r। अब इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 1 इंटू ये और x इंटू ये कर दिया। तो ये हो गया -1 की पावर r 2007 कॉम्बिनेशन r x की पावर 3r माइनस x इंटू ये किया तो ये आ गया पूरा। अब आपको निकालना है, अब हमें यहाँ पे लाना है कोफिशिएंट पावर कितना लाना है, यहाँ पे 3r प्लस 1 के प्लेस में लाना है 2012, यानी यहाँ पे हमारे पास
3r की वैल्यू होनी चाहिए 2012, और यहाँ पे हम r हम सॉल्व करेंगे तो r जो है नॉट इक्वल, अब r देख रहे हैं यहाँ पे ये आएगा 2012 डिवाइडिंग बाई 3, तो ये आपके पास नेचर फॉर्म में नहीं रहेगा, इंटीजर फॉर्म में नहीं है, हमेशा ये नेचर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस टाइप की कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। ये मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन में x की पावर 2012 ऑब्टेन नहीं करेगा, तो इसमें भी इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, इसका कोफिशिएंट जो आएगा वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें, इस एक्सप्रेशन में x था और ये 3x की पावर 3r, दोनों x को हम सॉल्व कर देंगे, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 3r + 1, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012, इसका मतलब 3r + 1 लाना है 2012, यानी 3r = हो जाएगा 2011, और यहाँ भी देखें r = आएगा ये 2011/3। तो ये देख रहे हैं ये भी आपके पास एक परफेक्ट फॉर्म नहीं आ रहा है, यानी ये नेचर फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये डेसिमल में आ रही वैल्यू है, और डेसिमल में कोई टर्म तो होता नहीं है, इसलिए ये टर्म्स भी इस सीरीज में, इस एक्सप्रेशन में ऑब्टेन नहीं करेगा। तो यहाँ भी कोफिशिएंट कितना आएगा 0, तो आपका आंसर यहाँ भी 0 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = x + y - 2/x - y पास कर रहा है 2 1 से, तो इस फॉर्म में एक सॉल्यूशन आ रहा है, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखो ना, ये होमोजेनियस से सॉल्व हो पा रहा है, ना ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा, ना ही वेरिएबल सेपरेशन हो पाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशंस में एक कॉन्सेप्ट है, देखें यहाँ पे कि जब dy/dx = a1x + b1y + c1/a2x + b2y + c2 हो, और यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ xy यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x = X + h और y = Y + k, और यदि a1/a2 = b1/b2 हो तो डायरेक्ट हम x + y को भी मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे a1/a2, यहाँ पे आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, क्योंकि a1/a2 जो है वो 1 है और ये -1 है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे हम लेट x = X + h और y = Y + k। तो यहाँ में यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx = हो जाएगा ये dx, और s तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और dy = हो जाएगा ये D Y। अब ये वैल्यू को रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा DY/dx = x हो जाएगा x + h + y + k - 2 ये हो जाएगा x + h - y + k। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा dy/dx = x + y + h + k + 2 x - y + h - k। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और ये भी अभी देखें तो हम इसको कोशिश करेंगे प्योरली होमोजेनियस फंक्शन बनाने की। तो होमोजेनियस तभी होगा जब ये जो कांस्टेंट टर्म इसको यहाँ से हटा दें, और इसको हटाने के लिए हम क्या कर दें, h + k + 2 = 0 और h - k को 0 पुट कर दें, और 0 पुट करने के बाद इनको हम सॉल्व करके यहाँ पे h और k की वैल्यू निकाल लें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको सॉल्व करने में आप पाएंगे h = k = 1, यानी दोनों वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 और 1 मिल रही है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx = ये हो गया x + y/x - y। अब आप देख रहे हैं ये आपके पास प्योरली होमोजेनियस फॉर्म बन गया। अब होमोजेनियस फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं, उसको अप्लाई कर दें तो क्या मान लें, यहाँ पे y = मान लें vx। जब y = vx मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx = हो जाएगा v + x dv/dx। इसको रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा आपका
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन एक्स 1 माइनस वी। एक्स एक्स दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और माइनस वी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, ये 1 माइनस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये मिल जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी मिल गया। अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर लें तो वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए भाई तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दें इंटीग्रेशन करने के लिए तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला, ये तो tan का फार्मूला बन गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v और यहाँ पे दी 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मानोगे तो ये log का फॉर्म बन जाएगा। तो सिंपल इंटीग्रेट कर दें इसको तो हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस सी। और यहाँ पे आप क्या करें, x और y की वैल्यू पुट कर दें तो कैपिटल X इक्वल टू क्या था, कैपिटल X था x प्लस एच। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये x, h की वैल्यू 1 तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे हम, x प्लस 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे x इक्वल दिया हुआ है, ये उल्टा लिखा गया, ये यहाँ पे लिखाया हुआ है, ये आपने क्या सपोज किया है, आपने सपोज किया है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल दिया हुआ कैपिटल X प्लस h। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x माइनस एच, यानी x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और सिमिलर y इक्वल टू हो जाएगा ये y माइनस 1। तो ये वैल्यू के यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, x के प्लेस में क्या होगा, ये x माइनस 1 इक्वल टू tan वर्स v का मतलब क्या होगा, ये v मतलब होगा कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X और कैपिटल Y क्या हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 log ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा v की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, ये c हो गया। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आपके पास जो डाटा गिवन है अब इससे हम कंपेयर करें क्योंकि आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म से लेकर के कंपेयर करके अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या दिया है, देखो गिवन क्या है तो यहाँ लिखते हैं हम, गिवन है ये दिया हुआ है tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1/बीटा log अल्फा प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू log x माइनस 1। ये इक्वेशन आपके पास क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करके अल्फा बीटा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इस फॉर्म में देखें तो ये log x माइनस 1 का फॉर्म तो दिख रहा है, tan इनवर्स भी दिख रहा है, सिर्फ ये पावर 2 है तो हम प्रॉपर्टी लगा करके इस पावर 2 को यहाँ ले आए सामने तो ये 2/2 1 हो गया और ये यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखें आप, अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 1/बीटा इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ पे अल्फा के प्लेस में 1 आ जा रहा है। नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्म में दिया ही है, बिल्कुल इजीली फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू हमने लिखा था
यहाँ पे 1/2 था और ये 2 था, तो डायरेक्ट ये फॉर्म में दिया हुआ, मतलब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये अल्फ़ा इक्वल टू ये 1 दिख रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल कितना दिख रहा है 1। और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है, ये बीटा देखो ये 1/2, यहाँ पे बीटा 1/बीटा, इसका मतलब 1/बीटा इक्वल टू ये 1/2 है, तो डायरेक्ट बीटा इक्वल कितना दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। तो डायरेक्ट पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही आपके पास आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू क्या है 2 है, तो वैल्यू क्या पूछा है, ये 5 बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। तो ये हो जाएगा 5 बीटा मतलब 2 और प्लस अल्फ़ा मतलब 1, यानी ये हो जाएगा 10 + 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, ये 11 आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, यहाँ पे 11 होगा। क्या दिया हुआ 27 में, f(x = 0 to x gt log 1 - t अपॉन 1 + t dt, और g दिया हुआ है एक ऑड फंक्शन, gx क्या दिया, ऑड फंक्शन। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, -π/2 से π/2 f(x + x² cos x अपॉन 1 + e(x dx)। तो पहले दिया हुआ है gx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है भाई, ऑड फंक्शन होता है g ऑफ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -gx, यानी यदि हम x को -x रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब पहले हम चेक करें कि ये फंक्शन इवन की ऑड है, क्योंकि आपके पास वैल्यू जो निकालना है, ये निकालना -π/2 से π/2 f(x + x² cos x 1 + ex। तो पहले हम देखें ज़रा ये f(x), क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि जब भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि -π/2 से π/2 f(x dx), ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 f(x dx)। कब, इफ f(x) इज इवन, और होता है 0 व्हेन f(x) इज ऑड। तो हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है f(x) जो है, ये जो इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, ये इवन है कि ऑड है। तो देखें f(x) इक्वल दिया 0 to x gt log 1 - t अपॉन 1 + t dt। ये dt होगा, ये फंक्शन t का नहीं है, t का है, तो ये dt होगा। तो फंक्शन अब हमको चेक करना है कि इवन की ऑड है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए आप x को -x रिप्लेस करते हैं। तो जब -x रिप्लेस करेंगे तो जहाँ पे x है वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -x gt log 1 - t अपॉन 1 + t और ये dt। अब देखें, अब ये लिमिट आपकी नेगेटिव है, तो जब भी लिमिट को, नेगेटिव लिमिट को आपको पॉजिटिव, भाई आपको दी f(x) में कन्वर्ट लाना है इसको, तो आपको ये -x को पॉजिटिव लिमिट करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पुट, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं t इक्वल टू -y। t इक्वल -y करेंगे तो dt कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा -dy। अब देखें, अब ये क्या बन गया, ये बन गया, अब लिमिट हम t पुट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम पुट करेंगे जब -x, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, g होगा ये -y, ये हो जाएगा log, अब ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, मतलब ये हो जाएगा 1 + y अपॉन 1 - y, और ये हो गया -dy। अब देखें, अब आपको मालूम है कि gx क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा 0 to x, ये हो जाएगा -(gy), क्योंकि फंक्शन g को क्या बोला है, वो ऑड बोला है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये, अब ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -log 1 - y अपॉन 1 + y, और ये जाएगा -dy। अब इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करें तो ये देख रहे हैं क्या हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब माइनस साइन बाहर आएगा। ये होगा 0 to x, ये हो गया gy log 1 - y अपॉन 1 + y, और ये dy। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये हमारा चल रहा है f(-x) के इक्वल। तो आप देख रहे हैं ये जो है, और ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, ये आपका बन गया f(x), यानी ये इक्वल टू क्या बन गया, -f(x) बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि f(x) इज ऑड फंक्शन,
एफ एक्स क्या हो गया, आपने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स ऑड है। अब आपको ये इंटीग्रल निकालना हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें। तो माइनस पाई बाई टू से ये पाई बाई टू हो जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स और ये डी एक्स। अब देख रहे हैं, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ये जो है ये आपके पास एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन क्या मिल गया आपको, ऑड मिल गया। जब ऑड मिल गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये जीरो हो गई। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपको बचा क्या, आपके पास बचा आई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स और डी एक्स। अब इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी कौन सी लगा दिया जाए इसमें लगाते हैं हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब ए और बी का सम यहाँ पे देखें यदि तो ए क्या है माइनस पाई बाई टू है और बी क्या है पाई बाई टू, में दोनों का सम कितना होगा, जीरो। तो यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें यहाँ पे तो क्या बन गया, ये देखें ये बन गया आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब यहाँ तो खैर ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और कॉस नेगेटिव हुआ तो भी क्या हो जाएगा, वो कॉस माइनस थीटा, एक्स हमेशा कॉस एक्स होता है, पॉजिटिव होता है, अपॉन वन प्लस ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से ये आ जाएगा पाई बाई टू, और यदि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ई एक्स ऊपर चला जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन, और ये क्या होगा डी एक्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2। अब इसमें यदि हम इसको ऐड कर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ले लें कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। दोनों कैल्शियम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये दोनों क्या हो गए, आप कैंसिल हो गए। यानी आपके पास क्या बचा, यहाँ बच गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। यानी अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट लगाएंगे। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है ये फंक्शन है आपका इवन फंक्शन है। ये आप यदि आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन क्या है, इवन है। तो इवन है तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी आपके पास आई इक्वल टू क्या मिल गया, आप ये मिल गया 0 से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ लगाते हैं आप बाई पार्ट्स लगा दो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, लिमिट लग जाएगी, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई टू और माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखना है फिर से लगेगा बाई पार्ट्स, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा पाई बाई, लिमिट लगा दें तो हो जाएगा पाई बाई टू का स्क्वायर और साइन पाई बाई टू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस 2। अब यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन का हो जाएगा ये कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और डी एक्स, और पूरे में लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और इसका हो जाएगा साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा ये साइन एक्स और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू। अब अप्लाई कर दें, यहाँ पे लिमिट लगा दें तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू लगाएंगे तो हो जाएगा 0, यानी 0 प्लस 1 और माइनस फिर हो जाएगा ये 0, यानी टोटल आपके पास आई इक्वल टू क्या मिला, ये मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4
और -2, और यदि हम इसको ले सकते हैं तो ये हम ले सकते हैं इसको, ये हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर और -2। तो ये आपके पास फॉर्म मिल रहा है। अब यदि आप इसको गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करो तो देखें यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ में हमारे पास क्या मिल रहा था, π/2 का स्क्वायर -2 मिल रहा था। इसका मतलब है आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द सर्किल x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल 50, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0 दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0 दिए हैं, मतलब ये जो सर्किल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इफ द सर्किल टचेज द लाइन y प्लस x इक्वल टू 0 एट द पॉइंट P, whose डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4√2, देन अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये दिया है x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल 50। इसका मतलब है कि इसके सेंटर क्या हो गए, इसके सेंटर हो जाएंगे आपके पास अल्फ़ा और बीटा, और इसका जो रेडियस है ये हो जाएगा आपका √50। यानी एक और यहाँ पे इसका जो टेंजेंट है वो क्या दिया हुआ है, इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ सर्किल, ये दिया हुआ है y प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, आप यदि हम इसको फिगर एक बनाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल क्या है, ये है x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 50। तो इसके सेंटर हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है, ये ओरिजिन है। और ये लाइन क्या हो गई, लाइन आपके पास दी है y प्लस एक्स इक्वल टू 0, और ये जो सर्किल है लाइन को P में टच कर रहा है, और हमको ये CP का डिस्टेंस, मतलब ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया इक्वल टू √50 है। अब यहाँ पे R इक्वल टू √50 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बोल सकते हैं कि CP इक्वल टू R, और CP क्या है, C क्या है, C है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C अल्फा बीटा टू दी लाइन, कौन सी लाइन हो गई ये, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू रेडियस होगा। तभी हम क्या बोलेंगे कि सर्किल जो है वो लाइन को टच कर रहा है। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। यदि कोई सर्किल है और यदि ये लाइन को टच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि CM इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू R हो जाएगा। यदि सर्किल लाइन को कट कर रहा है, जब कट करेगा तो ये देखो C यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया, और ये आपके पास Q हो गया। इसका मतलब R जो है ये R ग्रेटर देन CM हो जाएगा। और यदि आपके पास कोई सर्किल दिया है और ये इसको ना कट कर रहा ना टच कर रहा, मतलब आउटसाइड है, तो हम क्या बोलेंगे कि R जो होगा ये ग्रेटर देन CM हो जाएगा, R लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे R क्या होगा, यहाँ पे R क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये वाली केस है, जब ये टच करेगा तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लेके चले यहाँ पे। तो CP इक्वल कितना दिया है, 8 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किस पॉइंट से बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है अल्फ़ा बीटा से, इक्वल टू कितना ही, √50 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन √2 इक्वल टू √50। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा √100। और यहाँ से वैल्यू क्या पूछा है, ये पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। यानी इसका जो आंसर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 29, द लाइन x माइनस 2/2 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 7/16 एंड द लाइन x प्लस 3/4 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 2/1 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P में इंटरसेक्ट कर रहे हैं
और फिर हमें निकालना है द डिस्टेंस p फ्रॉम द लाइन इज l, यानी हमें पहले दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, पहली लाइन क्या दिया, x-2/2 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z -7/16। तो इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा x-2/1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z -7/8। और मान लें कि यहाँ पे कोई लेमडा, हमने इसको प्रोपोर्शनल तो इक्वल लेमडा ले लिया। अब हम यहाँ पे एनी पॉइंट कोई ले लें, एनी पॉइंट a ऑन L1, तो क्या हो जाएगा, ये एक इस कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, ये तो लेमडा +2 हो जाएगा माइनस लेमडा, और यहाँ हो जाएगा 8 लेमडा +7। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम कर लें। दूसरी लाइन क्या दिया हुआ है, x + 3/4 इक्वल टू y + 2/3 इक्वल टू z + 2/1। अब यहाँ तो भाई आपके पास जो डायरेक्शन रेशो दिए हैं वो 4, 3 और 1 हैं, तो ये प्रोपोर्शनल तो हैं ऑलरेडी, तो इसको हम डायरेक्ट इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पे म्यू ले लें। तो एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एनी पॉइंट b ऑन L2, ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम b ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 म्यू -3, 3 म्यू -2, और ये हो जाएगा म्यू -2। अब आपको मालूम है कि दोनों जो हैं वो एक पॉइंट में आपके पास दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट ए और बी जो होगा वो दोनों कॉन्साइड होंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिंस बोथ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके जो x, y और z की जो वैल्यूज रहेंगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको लेते हैं लेमडा +2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 म्यू -3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ इक्वेशन बना दें, ये मिल जाएगा लेमडा -4 म्यू इक्वल हो जाएगा -5। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। और एक और को ले लें भाई, कम से कम 2 वेरिएबल दिए हैं तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू, ये दोनों इक्वल कर लें इसको और इसको, तो हो जाएगा 3 म्यू -2। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपके पास माइनस लेमडा -3 म्यू इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करके हम लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालें, दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये तो कैंसिल हो गया, -7 म्यू इक्वल टू -7, यानी म्यू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू 1 हो गया। और म्यू 1 है तो हम लेमडा भी निकाल सकते हैं, लेमडा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। अब ये म्यू और लेमडा की वैल्यू चाहे तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए में या बी में यहाँ पे पुट कर दें। तो आपके पास जो पॉइंट P है ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये पॉइंट मिल जाएगा 1 और ये -1, यानी ये आपके पास पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन x + 1/2 इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 1/1 इज L, यानी हमको एक न्यू लाइन दी है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया। अब न्यू लाइन क्या है, नाउ गिवन लाइन, ये क्या दिया है, ये दिया है x + 1/2 इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 1/1, यानी ये लाइन से हम बोल सकते हैं कि लाइन एक पासिंग पॉइंट क्या है इसका, लाइन से पासिंग पॉइंट हम देख सकते हैं ये है -1, 1 और 1, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं वो कितने दिए हैं, ये दिए हैं 2, 3 और 1। तो ये डाटा आपको इस लाइन से मिल गए। तो ये लाइन L3 मान लेते हैं इसको कि L3 दिया हुआ है ये वाली लाइन। तो आप देखना है ये लाइन हम यदि हम इसको L3 मान लें तो ये पासिंग पॉइंट क्या है इसका पासिंग पॉइंट दिया है Q मान लें, -1, 1 और 1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना हो जाएगा, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा 2i + 3j
प्लस के, और जो पी पॉइंट आपने निकाला वो पी पॉइंट कितना है, वो पी पॉइंट ये है 1 1 और -1, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1 1 और -1। अब आप देखें यहाँ पे आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन, यानी ये आपको एल निकालना है। अब यदि आपको ये एल निकालना है तो यहाँ देखें कि एल क्या है भाई, ये यानी हमें ये पी एम निकालना है। तो पी एम क्या है, इस पी एम को हम बोल सकते हैं, ये पी एम क्या है, दैट पी एम इज प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन भाई, पी क्यू का, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर पी क्यू ऑन, इसमें ये डायरेक्शन दिए हुए हैं किसमें, ये 2i प्लस 3j प्लस के, यानी पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एम हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ भाई, प्रोजेक्शन क्या होता है, ए और बी का, ए ऑन बी का प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन बोला किसका, पी क्यू का, तो क्या होगा ये पी क्यू डॉट प्रोडक्ट विथ 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ऑन, मतलब क्या होगा ये इसमें, तो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के। आपको मालूम है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ऑन मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे ऑन बोल रहा है 2i माइनस 3j, तो ये हो जाएगा पी क्यू डॉट 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन मॉड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस के। अब आपको पहले पी क्यू निकालना पड़ेगा, तो पी क्यू कैसे निकलेगा भाई, पी क्यू निकल जाएगा डायरेक्शन इसका ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू मत कितना दिया है, ये दिया है आपके पास -i प्लस जे प्लस के और माइनस ओ पी कितना है i प्लस जे और माइनस के, तो ये जाएगा -i हो जाएंगे आपके पास -2i, और ये जे तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +2k, यानी पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया -2i प्लस 2k। तो ये हो गया आपके पास कितना आ गया -2i प्लस 2k, ये आ गया पी क्यू डॉट, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस के अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ, इसका मॉडुलस निकाल लो, ये जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी भाई। तो ये हो जाएगा आपका पी एम इक्वल टू, ये कितना आएगा -4 और ये आएगा +2 अपॉन, ये हो गया रूट ऑफ 9 10 14 हो गया रूट ऑफ 14, यानी ये आ गया आपका 2 अपॉन रूट ऑफ 14। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो लेंथ L हो गई, L दिया हुआ है, L हो गया 2 अपॉन रूट ऑफ 14, ये आपकी L की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा देखें, क्वेश्चन पूछा है ये आपको 14L स्क्वायर निकालना है, 14L स्क्वायर। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे L स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 4 अपॉन 14, तो यहाँ से ये 14L स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 4, तो यहाँ जो आंसर होगा 14L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 4, तो इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अल्फा बार लाई ऑन द सर्किल z माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4 और z माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल 16, दो सर्किल दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली, यानी अल्फा जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, और 1 अल्फा बार जो है वो दूसरे सर्किल में लाई कर रहा है। आपको जेड नॉट दिया हुआ है 1 + i, हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो पहला पार्ट देखें भाई, अल्फा लाई ऑन z माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब है z के प्लेस में अल्फा हम रिप्लेस कर दें, तो ये अब हो जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आपको मालूम है कि जब भी ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है तो उसको हम ब्रेक करते हैं जेड और जेड बार में, तो इसको ही ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट और ये जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट का बार, ये इक्वल टू आएगा 4। अब देखें Z1 Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 के सेपरेट बार में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इसको भी हम सॉल्व कर लें, तो ये जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट, ये जाएगा अल्फा बार
माइनस जेड नॉट बार इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बार जेड नॉट माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट और जेड नॉट बार इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये अल्फ़ा बार और जेड नॉट बार क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपके पास अल्फ़ा बार जेड नॉट माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, ये 4 दिया है। अब देखें आपके पास क्वेश्चन में जेड नॉट की वैल्यू दी गई है। जेड नॉट कितना दिया है, यहाँ से जेड नॉट दिया हुआ है ये 1 प्लस आई। तो जेड नॉट स्क्वायर निकाल लें हम तो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, और 1 प्लस आई का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो 2i आ गया। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं दोनों तरफ मॉड ले लो भाई, क्योंकि यहाँ पे मॉड जेड नॉट स्क्वायर बोल रही है तो जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ 2i। और आपको प्रॉपर्टी एक और मालूम है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू होल मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाता है, यानी यदि इनसाइड पावर है तो वो आउटसाइड पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया 2 आ गया ये। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें। जब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार और ये प्लस 2, ये इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट अल्फ़ा बार, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। तो आपके पास ये एक वैल्यू मिल गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब दिया है 1 बाई अल्फ़ा बार इज लाई ऑन, कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल 16। इसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब जेड को रिप्लेस करेगा 1 बाय अल्फ़ा बार माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। इसको थोड़ा इनसाइड सॉल्व कर लें या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय अल्फ़ा बार माइनस जेड नॉट और 1 माइनस अल्फ़ा बार का होल बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल 16। अब आपको मालूम है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार का होल बार जो है वो वापस जेड हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा 1 बाय अल्फ़ा बार माइनस जेड नॉट और ये हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा माइनस जेड नॉट बार इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 16 आ गया। अब इसको हम चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। यदि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार अपॉन अल्फ़ा बार और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इक्वल कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि अल्फ़ा बार और अल्फ़ा इक्वल टू मॉड ऑफ जेड अल्फ़ा हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार और 1 माइनस जेड नॉट बार अल्फ़ा इक्वल टू 16 इंटू ये हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा बार। अब इसको ओपन कर दिया जाए। अब यदि हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको हम डायरेक्ट लिख जाते हैं मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 16 मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास मालूम है कि जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू हमने यूज किया भी निकाला है तो ये 2 आया था, इसको रिप्लेस कर दें
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार प्लस ट्वाइस ऑफ, इसके लिए 2 पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16 अल्फ़ा स्क्वायर। और यदि हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नॉट अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा जेड नॉट बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 14, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो जाएगा 14। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ वैल्यू क्या मिल गई आपको, जेड नॉट अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा जेड नॉट बार इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस 14 मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। तो देखें ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ गई। देखो ये वैल्यू हमने ये निकाला और इक्वेशन नंबर 1 में भी ये वैल्यू जो है वो ये निकाला था। इसका मतलब 1 और 2 से हम दोनों को इक्वेट कर दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 14 मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, ये हो गया 15 मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 1/5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 ऑफ मॉड अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब देखें ज़रा वैल्यू क्या पूछा है ये, यदि हम क्वेश्चन में देखें तो आपके पास वैल्यू पूछा है ये 100 अल्फ़ा स्क्वायर, 100 अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखो ज़रा यहाँ पे 100 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 अल्फ़ा स्क्वायर। तो जाएगा 100 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख दें हम, ये लिख दें 1/5। तो कितना होगा, ये 20 आएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ओके, थैंक यू। तो ये हमने आपको पेपर सेशन 2 27 जनवरी 2024 का सेशन 2 डिस्कस किया। इसमें इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़िए तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 29 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।